नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके जो सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, उसकी बातें कर रहे हैं। सेकंड ईयर में सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। और इसमें आपके जो सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो रहने वाला है हॉर्टिकल्चर। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हॉर्टिकल्चर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का कोर्स, कौन सा कोर्स चल रहा है? तो हम कह रहे हैं कि इसको हम 2-1 बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो बातें होती है, ठीक है, मुख्य रूप से जो बातें होती है उसमें हम ये कहते हैं कि एक तो जो आपके हम कहते हैं जो फ्लोरिकल्चर है, जिसमें मुख्य रूप से हम आप कह रहे हैं कि फूल वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी बात करेंगे, साथ में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की भी बात करेंगे, ठीक है, और एरोमेटिक प्लांट जो खुशबू वाले प्लांट है उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा पार्ट आपके लैंडस्केपिंग का भी दे रखा है, ठीक है, उसका भी हम बात इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज, क्योंकि मुख्य रूप से हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम मुख्य रूप से आपके फ्लोरिकल्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्लोरिकल्चर से। जो आपके फ्लोरिकल्चर है, पुष्प विज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है और मुख्य रूप से हम इसमें बातें किसकी करते हैं? तो जो फूल वाले पेड़ पौधे हैं उनकी हम यहाँ पर बातें करते हैं, ठीक है। पहला जो आपका टॉपिक दे रखा है इसमें, ठीक है, वो है कि इंपॉर्टेंस बताना है आपको। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप किसके? जो आपके ये एरोमेटिक प्लांट्स है, या जिनको हम कहते हैं कि जो आपके फ्लोरिकल्चर का पार्ट है, ठीक है, फ्लावर वाली जो पेड़ पौधे हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस। तो ये जो दो टॉपिक स्टार्टिंग के दे रखे हैं, ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंस की ही बात करते हैं, इंपॉर्टेंस और स्कोप की बात करते हैं। तो जनरली हम देखते हैं बहुत सारी चीजों में, क्योंकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों आवश्यकता है, ठीक है। क्या सिर्फ इसको हम जो है सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर कोई और उद्देश्य भी है, ठीक है। तो सेमेस्टर पास करना ही एक उद्देश्य नहीं होता है, एक उद्देश्य यह भी होता है कि आगे इसमें स्कोप क्या है, क्या आप यहाँ पर जाकर कोई काम कर सकते हैं, आगे जाकर यहाँ से कुछ सीख कर उसको अप्लाई करके आप कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको बाजार में अवेलेबल करवा सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है किसी भी कोर्स का, ठीक है। ये जो 6 महीने का कोर्स चलता है ना, इसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बीएससी में एक, क्योंकि बीएससी की डिग्री कर रहे हैं तो उसका एक छोटा सा पार्ट है और 6 महीने हमें इस कोर्स को पढ़ना है और पास होना है, यही एक उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य तो ये होता है कि इस कोर्स से आप कुछ समझ के, ठीक है, इस कोर्स को आगे जाके अप्लाई करके आप इससे कुछ वैल्यूएबल बनाओगे, ठीक है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे इसका यूज करके। तो वो भी एक उद्देश्य होता है। और कई जो साइंटिस्ट हैं, या हम कह सकते हैं कई लोग हैं जो आपके बीएससी के सिर्फ एक कोर्स के आधार पर अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा जो वेंचर है, बहुत अच्छा जो हम कहते हैं कि एक तरह से स्टार्टअप बोल सकते हैं या बिजनेस बोल सकते हैं, वो एक छोटे से सेमेस्टर से, एक छोटा सा सेमेस्टर का एक छोटा सा पार्ट जो एक कोर्स होता है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे वो एग्रोनॉमी का हो, चाहे वो किसी और पार्ट का हो, वो एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा कोर्स उसकी पूरी जिंदगी बना देता है, ठीक है। तो वो एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए किसी भी कोर्स को आप ऐसे जो है हल्के में लेकर मत पढ़ा करो कि बीएससी की डिग्री पास करनी है, डिग्री करनी है, इसलिए एक छोटा सा कोर्स हमें सीखना है, वो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं और इन सब की चर्चा हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस की, और यहां से भारत में जो कृषि का हम फ्लोरिकल्चर बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में हम क्या बोल रहे हैं? फ्लोरिकल्चर बोल रहे हैं। और फ्लोरिकल्चर बोल रहे हैं तो आपको देखने को, क्योंकि वैसे तो हम ऑर्नामेंटल क्रॉप से या मेडिसिनल प्लांट, या फिर जो है आपके हम ये कहते हैं कि मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ में ही जो आपके एरोमेटिक प्लांट्स है, ठीक है, ऑर्नामेंटल सजावट वाले जो प्लांट्स है, वो सारा ही दे रखा है, लेकिन इसको अलग से हम फ्लोरिकल्चर के रूप में पढ़ रहे हैं
हैं क्योंकि फ्लोरिकल्चर में मुख्य रूप से क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो सबसे पहले ऑर्नामेंटल प्लांट्स का इंपॉर्टेंस दे रखा है, इसलिए सबसे पहले हम फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, उसके बाद में आगे जैसे जैसे लैंडस्केपिंग की भी जो इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स भी देखेंगे, वो आपका दूसरा टॉपिक रहने वाला है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं कि आपका जो ये कोर्स है, ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि भोजन और सुरक्षा के अलावा सौंदर्य का भी महत्व होता है, क्योंकि अभी तक हम जो अधिकतर चीजें पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, वो हम ये देखते हैं कि या तो भोजन या फिर पोषण की बात करते हैं, ठीक है, या हॉर्टिकल्चर में हम बात करते हैं तो कि क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्या है, फलों की विज्ञान है, मुख्य रूप से सब्जियों की विज्ञान है, तो हम ये कहते हैं कि सब्जियां और फलें हमें मुख्य रूप से पोषण देने का काम करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। तो उनसे थोड़ा सा हटके हम ये कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, सौंदर्य भी देखने को मिलता है। सौंदर्य का मतलब जो सजावट वाली चीजें हैं, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, गार्डनिंग देखने को मिलती है, लैंडस्केप देखने को मिलती है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट देखने को मिलती है, कई दवाइयों का निर्माण यहाँ से हो रहा है, तो वो भी एक अलग महत्व होता है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर की यदि हम बात करें तो फ्लोरिकल्चर को हम 3 इंपॉर्टेंट जो आपके व्यू है उसके आधार पर बांट लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि हमारा तो मुख्य रूप से सौंदर्यात्मक इंपॉर्टेंस है कि हम फ्लावर्स को देखते हैं, खुश रहते हैं, या उनको कहीं पर यूज ले लेते हैं, ठीक है, उनको जो है भगवान के चढ़ाने में ले लेते हैं, या मान लो किसी को गिफ्ट देने में ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा यूज है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यूज होते हैं, उनको हम अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे। इकोनॉमी कैसे, तो हम ये कहेंगे कि हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि हर चीज प्रॉफिट के पीछे चलती है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप फूल खरीद रहे हो, ठीक है, और उसका यूज आप तो कहीं और जगह ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो फूल वहां पे आया है, आपने उसे खरीदा है, उसको यूज लिया है, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है वो ये है क्योंकि उससे किसी का घर चल रहा है, उससे किसी को पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और कोई भी चीज बिना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नहीं चल सकती, ठीक है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो जब भी कभी भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसका एक आर्थिक दृष्टिकोण जरूर देखते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे कि इकोनॉमी में किस प्रकार से, चाहे देश की इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे बाहर जब हम एक्सपोर्ट करने की बात आए उसकी बात करते हैं, या इसके अलावा रोजगार की जब हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें किस प्रकार से फूलों का महत्व है। इसके बाद में आ जाता है एस्थेटिक पॉइंट, यानी कि सौंदर्य सजाने के लिए तो फूलों का प्रयोग करते ही हैं। और तीसरा आ जाता है सोशल पॉइंट, कुछ लोग सोसाइटी से जोड़कर फूलों को देखते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, तो सोमवार को जो है शंकर भगवान के हम बील पत्तर के पत्ते चढ़ा के आते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सोशल, वो अर्थ, हम ये बोल सकते हैं कि उसका पैसों से या उसका सौंदर्य से कोई रिलेशन नहीं है। भगवान को ऐसा नहीं है कि सजाने के लिए हम जो है बील पत्तर के पत्ते चढ़ा के आ रहे हैं, वो हमारा सामाजिक वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं, हमारे, हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक चीजें हैं वो, ठीक है, तो उनकी एक अलग वैल्यू है, उनका एक अलग महत्व है, उनको हम पैसों से या सुंदरता से नहीं जोड़ सकते, वो एक अलग चीज है, तो उसका भी इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक जो दृष्टिकोण है, आर्थिक जो दृष्टिकोण है, क्योंकि हर चीज पैसे के पीछे चल रही है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि पैसे में किस प्रकार से, या जो आर्थिक दृष्टि है उसमें किस प्रकार से इसका रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो जो आपके तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है, पहली बात तो, क्योंकि लोगों को क्या करना है, कई प्रकार की चीजों में आजकल फूल काम में आते हैं, ठीक है, जो है अभी आपने देखा होगा दिल्ली में अभी क्या हुआ था, जो आपके हम कह रहे हैं वोट डले थे, ठीक है, और अभी रिजल्ट भी आया है, तो वहां की जो पार्टियां जीती है उनको फूल चाहिए, तो फूल वहां पर आसपास से मंगाए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब फूलों का एक अलग इंपॉर्टेंस है, चाहे खुशी की बात हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे किसी को गिफ्ट देना हो, चाहे और कोई इंपॉर्टेंट काम हो, वहां पर फूल जो है आवश्यक हो जाते हैं, फूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवसाय है, ये जो बिजनेस है, काफी बड़ा बिजनेस जो है उभरता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता जाएगा। जो गुलाब का फूल आज 10 रुपए का मिल रहा है, वो आगे 20 रुपए का, 25 रुपए का, 30 रुपए का बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए ये एक आर्थिक रूप से लाभकारी क्षेत्र है। जहां पर हम विकासशील की बात करते हैं, विकासशील, हमारा देश विकासशील है, ठीक है, इसका मतलब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यदि फूलों की खेती करते हैं तो वो एक लाभदायक चीज हमारे लिए
हो सकती है। ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा आपने जनरली देखा होगा कि हम खाटू श्याम जी के जाते हैं, ठीक है, तो जो है वहां पर वो गुलाब के फूल दिए जाते हैं, ठीक है, भगवान को चढ़ाने के लिए गुलाब के फूल हम लेते हैं, तो वो एक अलग बिजनेस है, वहां का एक अलग बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं फूल हमारी जिंदगी में घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, ठीक है, इनके बिना हम नहीं रह सकते। कहीं पे भी देख लो आपको, कहीं ना कहीं ये जो है पूजा पाठ में या किसी भी जो है सजावट में कहीं पे भी ले लो, आपको फूल जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये जिंदगी में घुले हुए हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता रहेगा। दूसरी बात, कई फूल और शोभायमान पौधे घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए उगाए जाते हैं। घरेलू यानी कि हम जो है अपने ही देश में उनको काम में लेते हैं, या कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आजकल कई जो मार्केट में है कृत्रिम फूल भी आते हैं, ठीक है, जिनको हम नॉर्मली प्लास्टिक के फूल या इस प्रकार के सजावट के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन उनकी वो वैल्यू नहीं है जो एक्चुअल में फूल की वैल्यू होती है। ठीक है, एक्चुअल जो वास्तविक फूल होता है वो वास्तविक ही होता है, उसकी अलग बात होती है। कृत्रिम फूल जो प्लास्टिक के फूल होते हैं वो एक अलग चीज है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो रियल है वो तो रियल ही रहेगा, तो वही चीज है। आजकल हम ये कहते हैं कि सर जो है एआई आ रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, और ये जो है जॉब्स खा रही है, ये वो कर रही है, ये वो कर रही है। इसका जो है मतलब हमको वो देखने को मिलेगा कि इसका प्रभाव होगा, लेकिन एक टाइम के बाद में ये ठंडी पड़ जाएगी। इसका जो है ऐसा भी नहीं होगा कि ये हमें रिप्लेस कर देगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, हमें पृथ्वी से ये भगा देगी, हमें मार देगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर चीज की एक जो है हद तक वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर कृत्रिम फूलों का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो कृत्रिम फूल चाहे बन तो रहे हैं, प्लास्टिक के बहुत अच्छे अच्छे फूल बनते हैं जो वास्तविक फूलों से भी अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेड वैल्यू है, लिमिटेड से वो लिमिटेशन तक ही वो रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में रियल है वो रियल ही रहता है, उसकी बात अलग ही रहती है, तो वो चीज है। इसके अलावा फूलों की फसल का उत्पादन काल अन्य फसलों की तुलना में बहुत कम होता है। फूलों का जो है प्रोडक्शन भी आजकल कम हो रहा है, तो जिस चीज का प्रोडक्शन कम होता है वो ज्यादा अच्छे से काम करती है। कुछ फूल जो है आपके उच्च मूल्यवान होते हैं, अच्छा उत्पादन भी देते हैं, और जो है आपके क्या करते हैं, इनका मूल्य भी हमेशा ही मिलता है। जैसे गुलाब का फूल, अब एक फूल ही 10 रुपए का बिक रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छी वैल्यू है इसकी, ज्यादा जो है हम ये कह सकते हैं। ग्लेडियोलस हो गया, कार्नेशन हो गया, आर्किड हो गया, जो आपके रजनीगंधा हो गया, एल्थ्यूरियम हो गया, लिलियम हो गया, गेंदा हो गया, ये सारे जो फूल है ये कहीं ना कहीं इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बहुत अच्छी वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में सूखे फूलों, प्राकृतिक रंगों के निष्कर्षण और आवश्यक तेलों की मांग भी बढ़ रही है। कुछ फूल होते हैं जिनको सुखाकर भी काम में लेते हैं, ठीक है, और कुछ फूलों का रंग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रंग निकाल लेते हैं, उस रंग को काम में लेते हैं, और कुछ फूलों का तेल होता है जिसका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, वो तेल जो है अलग अलग कामों में, अलग अलग जो है औषधियों में या कहीं पे भी काम में लिया जाता है, लेकिन उसकी भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुणवत्तापूर्ण फूलों के बीज और शोभायमान पौधों की सामग्री का बाजार में अधिक मांग है। ठीक है, जो अच्छे फूल हैं उनकी अच्छे से मांग भी हो रही है। यह कहा जाता है कि वैश्विक शोभायमान फसल, शोभायमान का मतलब सजाने वाले जो फूल हैं उनकी लगभग 70 बिलियन अमेरिकन डॉलर का बाजार माना जाता है। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा बड़ा बाजार है। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में इनकी कोई कमी हो जाएगी, इनको कोई खरीदेगा नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा यहाँ पर एक मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। इसके बाद में आ जाते हैं, दुनिया भर में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फूल उगाए जाते हैं, ये बेसिक बातें हैं। पुष्प कृषि पूरे वर्ष में आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करती है, तो ये रोजगार भी अच्छा देती है, क्योंकि फूलों को तोड़ना, ठीक है, तोड़ने के बाद में उनसे मालाएं बनाना या किसी जो है गुलदस्ते बनाना, इस प्रकार की जो चीजें होती है उनमें लेबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव काम होने की वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा रहता है, अच्छा मिलने वाला है, तो वो चीज है। इसके बाद में आ जाता है करियर। यदि हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि सर क्या हम यहाँ पर हमारा जो है आगे भविष्य बना सकते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है भविष्य देखने को मिलेगा, जो है फार्म मैनेजर के रूप में, बागान विशेषज्ञ के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, परियोजना समन्वयक के रूप में। ये कुछ पद है जो आपके, यदि कोई फार्म है, ठीक है, कोई फूलों का फार्म है, तो उसके मैनेजर के तौर पे, उसके सुपरवाइजर के तौर पे, ठीक है, उसका जो है आसपास में मैनेजमेंट करने वाले, रोगों को देखने वाले, बागान के विशेषज्ञ के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में, ठीक है, यहाँ पर स्कोप होता है। इसके अलावा रिसर्च
और टीचिंग का भी स्कोप बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, ठीक है। मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में आपको देखने को मिलेगा। हम जो है उत्पादों को उगा लेते हैं और उनका एक तो यहाँ पर हमारे लोकल मार्केट में मार्केटिंग करते हैं, बेचते हैं, या फिर हम इनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो बाहर के देश है ना, जो मान लो यूरोप हो गया, इस प्रकार के ये जो बाहर के देश है, यहाँ पर अधिकतर ठंड गिरती रहती है, ठंडी ज्यादा रहती है, ठीक है, बर्फ गिरती रहती है। अब इस बर्फीले मौसम में कुछ फूल वहां पे उग नहीं पाते हैं, ठीक है, कुछ फूल वहां पे उग नहीं पाते हैं, तो यहां से उन फूलों को वहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है और वहां पर उनकी बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये चीज है। लैंडस्केप आर्किटेक्ट और सलाहकार के रूप में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, फ्लोरिस्ट। इसके अलावा जो पुष्प डिजाइनर है, फ्लावर का जो डिजाइनर है वो हो गया, बागवानी चिकित्सक हो गया, ये सारे यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं, ये हमने बाजार की बातें की है, यानी कि मुख्य रूप से हम पैसों के आधार पर देख रहे हैं कि आगे कितना मार्केट रहने वाला है। इसके साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो है इनका इंपोर्टेंस है वो कहाँ कहाँ है, तो इकोनॉमी में भी इनका इंपोर्टेंस है, पैसे अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा बाजार है, आगे फ्यूचर में अच्छा स्कोप है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण है उस हिसाब से क्या चीजें देखने को मिलती है। यदि हम सजावट की दृष्टि से देखना चाहे तो उसमें क्या मूल्य है, क्या जो है आपको वैल्यू देखने को मिलती है इस फ्लोरिकल्चर में, ठीक है। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो लैंडस्केपिंग $1 अरब का जो है उद्योग है, ठीक है, $1 बिलियन का इंडस्ट्री मान के चलते हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि लैंडस्केपिंग का मतलब होता है सजाना, ठीक है। लैंडस्केपिंग का मुख्य रूप होता है जो भूस्थल होता है उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं, उसको ब्यूटिफिकेशन करते हैं, उसको ही हम लैंडस्केपिंग कहते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केपिंग में जब हम सजाते हैं तो वहां पर लॉन भी लगानी होती है, वहां पर फूलों वाले पौधे भी लगाने होते हैं, वहां पर छोटे पॉट भी लगाने होते हैं, इसके अलावा हेज लगानी पड़ती है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनमें जो है इनका इंपॉर्टेंस है, फ्लोरिकल्चर का सजाने में इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो लैंडस्केपिंग में इमारतों के सौंदर्यीकरण में, ठीक है, इमारतों की वैल्यू बढ़ाने में भी इसका योगदान होता है। जापान में प्रत्येक फूल का विशेष महत्व होता है, जिसे इकेबाना पुष्प सजा कला कहते हैं, यानी कि ये कोई जापान की विशेष कला है जिसमें एक फूल का विशेष क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद में जैव सौंदर्यात्मक योजना और लैंडस्केपिंग बागवानी खुले सांस लेने के स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य और समाज का निर्माण अच्छा होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी बागान में जाते हैं, ठीक है, किसी गार्डन में जाते हैं, तो वहां पर हमें जो शांति मिलती है, जो हमें ठंडी हवा मिलती है, वहां की जो खुशबू मिलती है, उस खुशबू की एक अलग वैल्यू होती है। आप चाहे कितने ही अच्छे मॉल में चले जाओ, चाहे आप कितने ही अच्छे होटल में चले जाओ, लेकिन उस गार्डन वाली वैल्यू वहां पे नहीं मिल सकती। वो महत्व, वो इंपॉर्टेंस, वो खुले में श्वास लेने की जो आपकी, हम कह रहे हैं खुले में श्वास लेने की जो प्रसन्नता है, ठीक है, वो प्रसन्नता वहां पे नहीं मिल सकती, वो खुशी वहां पे नहीं मिल सकती, ठीक है। तो हर चीज का एक अलग महत्व होता है, लैंडस्केपिंग भी उन्हीं में से एक है। बागवानी चिकित्सा एक उभरता हुआ क्षेत्र है, इसमें ही बागवानी जो चिकित्सा है वो एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें पौधों का उपयोग मानसिक चिकित्सा और उपचार के लिए किया जाता है। कभी कभी हम जो ये आपके फूल होते हैं इनका उपयोग मेंटल तौर पे जो पेशेंट होता है उसको थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है वो अच्छा फील करेगा तो उसका शरीर थोड़ा सा अच्छा रहेगा या वो जल्दी रिकवरी कर पाएगा, इसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मानसिक अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों या जो आपके केंद्र होते हैं, वृद्धा आश्रम होते हैं, जेल होते हैं, स्कूल होते हैं, इनमें सब में आपने देखा होगा नॉर्मली छोटा गार्डन होता है, स्कूलों में हो गया, हॉस्पिटल के सामने हो गया, तो ये वहां पर भी इनका इंपॉर्टेंस होता है। रोड के साइड में हमें कई प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पर फूल देखने को मिलते हैं, तो इन फूलों का क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग महत्व होता है, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है सोशल पॉइंट, ठीक है, जो सामाजिक मूल्य है उनकी हम बात कर लेते हैं। सामाजिक मूल्यों की बात करें तो फूल की पवित्रता, सौंदर्य, शांति, प्रेम, श्रद्धा, मासूमियत, जुनून के प्रतीक होते हैं, यानी कि इन सब कामों में काम में लिए जाते हैं, चाहे प्रेम का इजहार करना हो, ठीक है, चाहे किसी के दुख में जाना हो, दुख में भी हम जो है हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाते हैं तो लोग गुलदस्ता लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है किसी का अंतिम संस्कार करते हैं तब फूलों की आवश्यकता होती है, यानी कि हर चीज में फूल जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा ही, चाहे शांति की बात हो, सौंदर्य की बात को हो, प्रेम की बात हो, श्रद्धा की बात हो, मासूमियत, जुनून, सब चीजों में क्या देखने को मिलता है, फूल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी सामाजिक वैल्यूज है जो हमने फूलों को
इस प्रकार से जो है घोले हुए हैं, इस प्रकार से हमारी जिंदगी में फूल आए हुए हैं। ठीक है, भारत में वैलेंटाइन डे के परंपरा तेजी से लोकप्रियता आजकल ये जो है ये, क्योंकि ये है तो वेस्टर्न चीज, ठीक है भाई, जो आपके पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, और आजकल भी वैसे तो कम ही है, लेकिन शहरों में थोड़ा सा इसका ज्यादा जो है चलन है। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे के दिन लोग बाग क्या करते हैं, जो है प्रेमिका या प्रेमी जो है प्रेमिका को फूल देने का जो है ये चलन होता है, तो लोग देते हैं, दिया करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी फूल का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आजकल देश में ये जो चलन है, ये जो ट्रेंड है, ये चल रहा है, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है फूलों की भी क्या होगी, बढ़त होगी। ठीक है, जैसे वैलेंटाइन डे अभी तो शायद फरवरी स्टार्ट, हाँ फरवरी में आते हैं ये, और हो गया होगा शायद वो वीक, मेरे हिसाब से आज 9 फरवरी 10 फरवरी है, 9 फरवरी है शायद, तो मेरे हिसाब से 7-8 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो वीक आ गया है, आप वाला आज से ही आ गया है शायद, वो जो है प्रेमी या प्रेमिका वाला वीक आ गया है, तो उसमें फूलों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी जो फूल है वो आपको, आप यदि एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो यहाँ पर फूल बेचकर आप तो पैसे कमा सकते हो, अगला तो चाहे कुछ भी करे उस फूल का। ठीक है, कोई उसके फूल को एक्सेप्ट करे या ना करे, आपके पास तो पैसे आ जाने हैं। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा वो अच्छा जो है पैसे कमा के निकल जाएगा इन 7 दिन में। ठीक है, तो वो बात है कि फूलों का अलग महत्व होता है। इसके बाद में हिंदू संस्कृति में फूलों का धार्मिक अनुसंधान भी है। ठीक है, हम धर्मों से भी जोड़ के देखते हैं। ठीक है, शादी ब्याह हो, चाहे आपके भगवान के चढ़ाने की बात हो, माला बनाने की बात हो, ठीक है, सब में फूलों का इंपॉर्टेंस होता है। जब हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, घर में सजावट करते हैं, जो मंदिर है उनकी सजावट करते हैं, वहां पर फूलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भारत में फूलों का एक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व भी होता है। कोलकाता में कुल फूल उत्पादन 30 से लेकर 40% धार्मिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। ये लोग कोलकाता में लगभग 30 से लेकर 40% जो फूल है वो किसमें काम में लिए जा रहे हैं, सिर्फ धार्मिक कार्यों में, यानी कि पूजा पाठ में ही इनको ज्यादातर काम में ले लिया जाता है। ठीक है, फूलों की माला, गजरा, वेणी विवाह समारोह है, महिलाओं के श्रृंगार के लिए आवश्यक, विशेष रूप से दक्षिणी भारत में, यहाँ पर दक्षिण भारत ही नहीं पूरे भारत में। ठीक है, ये तो कोई विशेष बात नहीं है कि दक्षिणी भारत में ऐसा होता है। माला बनाना, माला का यूज करना, गजरा लगाना, वेणी विवाह, विवाह के समय महिलाओं के श्रृंगार में, इन सब में फूलों का महत्व होता है और फूलों का यूज किया जाता है, बेशक जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज है। इसके अलावा बीमारों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए मृतकों को मिठाई देने के लिए फूलों के चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फूल वहां पर भी दिए जाते हैं। इसके अलावा फूल प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता से जुड़े हुए हैं। फूलों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, लोग फूल के माध्यम से अपने आप को जो है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फूल लेकर जाते हैं तो अगले को अच्छा लगता है कि हाँ जो है ये संवेदना प्रकट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो प्रेम की संवेदना हो, चाहे वो मित्रता की संवेदना हो, कोई सी भी संवेदना हो, वो आपके प्रकट करने की हो तो फूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज, ये जो ट्रेंड है ये भी बढ़ रहा है। लोग आजकल फूलों का यूज करते हैं जब भी कोई काम करना हो उस टाइम पे। आई बात समझ में? तो फूलों का महत्व आपको तीनों तरीके से पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि पैसे कमाने की दृष्टि से हम देखें, देश के इकोनॉमी में देखें, एक्सपोर्ट में देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम देखते हैं कि सजावट में क्या इंपॉर्टेंस है, हर जगह फूल छाए हुए हैं चारों ओर। और फिर आ जाता है धार्मिक चीजों में। ठीक है, जहां पर हम विवाह की, समारोह की, पूजा की, पाठ की, इनकी बातें करते हैं, वहां पर इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे बात हम करते हैं, आगे बढ़े। तो भारत में फूलों की खेती का जो क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब है स्कोप, आगे चल के आपको क्या देखने को मिलता है, क्या स्कोप देखने को मिलता है। वैसे हम थोड़ी सी बातें कर चुके हैं वहां पर कि हम जो है फार्म मैनेजर के तौर पे या बहुत सारी चीजों में जो है यहाँ पर स्कोप होता है। ठीक है, यानी कि रोजगार की कोई कमी नहीं है इस क्षेत्र में यदि हम फूलों की खेती करते हैं तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत में विविध कृषि जलवायु परिस्थितियां, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध है जिससे कि फूलों की खेती के लिए उपयुक्त बनता है। तो पहली बात तो भारत फूलों की खेती के लिए बेस्ट माना जाएगा। यहाँ पर अच्छी मिट्टी है, अच्छी जलवायु है जहां पर फूल उग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इस क्लाइमेट में फूल उगा नहीं सकते या उग नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, और जिस दिन इंटरेस्ट जिसको दिख रहा है वो तो कर रहा है, वो तो उगा रहे हैं, तभी तो इतने फूल आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से तो आ रहे हैं। तो जिनको दिख रहा है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है अवेयरनेस उतनी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में भारत भौगोलिक रूप से यूरोप और
पूर्वी एशिया जैसे दो प्रमुख बाजारों के बीच स्थिति है, ठीक है। यानी कि हम यूरोप भी और जो आपका एशिया है उसमें भी दोनों जगह ही हम क्या करते हैं, हमारे पास दो बड़े बाजार है। जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया हमारा खुद का क्या है, जो महाद्वीप है उसमें हम आ जाते हैं, और दूसरा यूरोप, क्योंकि यूरोप जैसे देशों में काफी ज्यादा ठंड पड़ती रहती है ना, तो वहां पर फूलों का इतना जो है वो नहीं है, और यूरोप से हमारा अच्छा कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्शन अच्छा है, वहां से बहुत सारी चीजें आती है, हम यहाँ से बहुत सारी चीजें भेजते हैं, तो वो चीजें रहती है, दो प्रमुख बाजारों के बीच स्थित है, और जिससे कि निर्यात के बेहतर अवसर मिलते हैं, ठीक है। ये जो एशिया है इसमें आपके मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि चीन आ गया, चीन के अलावा इसमें जो है आपका रूस भी इसी में आ जाता है, पाकिस्तान वाले एरिया जो है आसपास वाले तो सारे एरिया आ ही जाते हैं। तो इनमें एक्सपोर्ट करना हो, चाहे मिडल ईस्ट में जो है आपके एक्सपोर्ट करना हो, ठीक है, सऊदी अरब में, यूएई में, इनमें, तो वहां पर भी जो है हम क्या कर पाते हैं, अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, और यूरोप में भी हमारे पास अच्छा अवसर रहता है, ठीक है। तो ये स्कोप है। इसके बाद में भारत में सर्दियां हल्की होती है, जिससे ये जो है क्रिसमस या नववर्ष या वैलेंटाइन डे जैसे त्योहारों के दौरान समशीतोष्ण देशों को फूलों का निर्यात किया जा सकता है। भाई इस टाइम पे जब सर्दियों का टाइम है तो हमारे तो सर्दियां कम रहती है, इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर बर्फबारी होती है, तो चाहे वैलेंटाइन डे हो जो कि आने वाला है, नववर्ष हो जो कि चला गया है, ठीक है, नए साल की बात हो रही है, चाहे क्रिसमस हो जो भी चला गया है, क्रिसमस भी अभी थोड़े दिनों पहले ही गया था, ये तीनों ही सर्दियों के टाइम पे जो है आते हैं, और इन तीनों त्योहारों को ही जो है यूरोप में बहुत अच्छे बड़े त्योहारों के रूप में माना जाता है इनको, ठीक है। तो जो बड़े त्योहार है उनमें वहां पर फूलों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर फूलों की आवश्यकता है तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करने का काम कर सकते हैं, ये एक अच्छा स्कोप है। इसके बाद में भारत में श्रम लागत नीदरलैंड, इजराइल, जापान जैसे देशों की तुलना में 10 से 15 गुना कम है, जिससे भारतीय फूलों की खेती अधिक प्रतिस्पर्धी बनी रहती है। बात समझ में आई? इन देशों की तुलना में हमारे पास जो है श्रमिक 10 से 15 गुना कम दाम पे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, आई बात समझ में? तो इन देशों की तुलना में हम ज्यादा जो है फूल कम खर्च में भी ज्यादा फूल पैदा कर पाते हैं, आई बात समझ में? ये चीज होती है। इसके बाद में भारत सरकार ने फूलों की खेती को 9 योजना के तहत अत्यधिक फोकस क्षेत्र के रूप में डाला है, ठीक है, यानी कि इनको जो भारत सरकार ने कहा है कि इस क्षेत्र में क्या दिया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए हमें, ठीक है, ये हमारे स्कोप के तौर पे भी देखी जाती है। इसके बाद में आ जाता है GATT। ये GATT क्या होता है, तो ये ग्लोबल जो विश्व है ना उसमें मुख्य रूप से ट्रेड ट्रेटी को बताने का काम करता है, ठीक है। ट्रेड की जो ट्रेटी होती है ना कि कितना टेरिफ लगेगा, टेरिफ यानी कि क्या होता है, एक देश दूसरे देश से जब भी व्यवसाय करता है, ठीक है, तो व्यवसाय करते समय भाई मान लो मेरा एक देश है भारत और दूसरा देश है कोई यूएई मान लो, ठीक है, अब उस देश से मेरे देश में सामान आएगा तो मैं उस देश पे कितना टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ का देश भी तो कमाएगा ना उस चीज से, भाई वो चीज यहाँ आकर बिक रही है और उससे वो देश फायदा कमा रहा है, तो ये देश भी तो फायदा कमाएगा ना। तो यहाँ का जो लोकल देश होता है, मान लो मैं जो हूँ वो उस पे क्या लगाऊंगा, टेरिफ यानी कि टैक्स लगाऊंगा, तो वो टैक्स जो होता है वो क्या करता है, मान लो 25% टैक्स हो गया। अभी आपने सुना होगा कि जो इलॉन मस्क है वो कहते हैं कि मैं भारत में क्या करना चाहता हूँ, मेरी गाड़ियां जो टेस्ला की जो गाड़ियां है वो बेचना चाहता हूँ, लेकिन भारत सरकार ये कहती है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि मान लो 40 लाख की गाड़ी है तो 40 लाख हम टैक्स लगाएंगे, 80 लाख की बिकेगी तभी बेचेंगे, है ना। यदि आप यहाँ आकर बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तब हम उस पर टैक्स कम लगाएंगे। आप बाहर से एक्सपोर्ट करते हो, पूरी गाड़ी बना के बेचते हो और फिर यहाँ आकर जो है उसको बेचते हो, तब हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे, क्योंकि वहां से हमें कोई फायदा नहीं है। वहां यदि तुम सारा बनाते हो तो रोजगार उनको दे रहे हो, ठीक है, सारी चीजें वहां पर बन रही है, इकोनॉमी उनकी बूस्ट हो रही है और पैसे यहाँ से कमाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सारी चीजें बनाओ, यहाँ पर ही के लोगों को रोजगार दो, उसके बाद में तुम्हें जो है टैक्स में कटौती की जाएगी। तो इस प्रकार के टैरिफ के अलग अलग रूल होते हैं सभी देशों के, ठीक है। तो उन्हीं ये जो समझौता है इसी के आधार पर लागू होने के बाद में यूरोपीय देशों ने फूलों की खेती से जुड़े उत्पादों पर आयात शुल्क 15% कम कर दिया गया है। यानी कि जो यूरोप के देश है, क्योंकि इनको आवश्यकता है किस चीज की, फूलों की और फूलों से बने हुए जो प्रोडक्ट है उनकी, ठीक है, तो ये देश क्या कर रहे हैं, ये देश 15% कम टैक्स लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आए और सस्ती मिले, ठीक है, लोगों को क्या मिले, सस्ती मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने 15% टैक्स कम कर दिया है। तो यहाँ से जो हमारे देश से जो चीजें भेजी जा रही है फूलों से संबंधित, उनके लिए फायदा है, वो सस्ती मिलती है वहां पर और लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज है।
इसके बाद में आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय फूलों की खेती का बाजार सालाना 8 से 10% दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है। इसके साथ में जिसकी वैश्विक मांग लगभग 90,000 करोड़ प्रति वर्ष है। ठीक है, इतनी ज्यादा मांग है किसके, आपके फूलों की, जबकि घरेलू बाजार 20 से 25% की दर से बढ़ रहा है। और भारत की बात करें तो भारत का जो मार्केट है वो और भी तेजी से बढ़ रहा है, फूलों का मार्केट। ठीक है, तो एक तो भारत में डिमांड है, एक विश्व में डिमांड है, तो इसका मतलब आने वाले इस क्षेत्र में अच्छा जो स्कोप देखने को मिलता है। ठीक है, भारत सरकार ने नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे जैसे प्रमुख शहरों में फूलों की खेती का बुनियादी ढांचा विकसित किया है। ठीक है, इसके अलावा जो एपेडा है, एपेडा क्या है, तो कृषि की जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से प्रोसेस करके उनको एक्सपोर्ट करने का काम करता है। ये एक संस्था है भारत की जो कि क्या करती है, कृषि से बने हुए जो उत्पाद है, कृषि का जो मुख्य उत्पाद या उससे बनाए गए जो उप उत्पाद है उनको क्या करती है, निर्यात करके उनका जो है निर्यात में डेवलपमेंट करती है, यानी कि निर्यात करने का काम, मुख्य रूप से निर्यात करने का काम करती है। ठीक है, जो एपेडा है उसने फूलों के निर्यात से जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। जो एपेडा है वो कहता है कि यदि आप एक्सपोर्ट करते हो फूलों को तो हम उसमें आपको क्या देंगे, सहायता देंगे। ठीक है, ये चीज भी है। इसके बाद में हाईटेक फूलों की खेती के लिए बैंकों से आसानी से ऋण मिल जाता है। यदि आप अच्छे से जो है पॉली हाउस लगा के या किसी भी वे में हाईटेक एग्रीकल्चर करते हो, फूलों की खेती करते हो, तो उसमें बैंकों से क्या मिलता है, ऋण मिलता है। 100% निर्यात केंद्रीय फूलों की खेती इकाई हैदराबाद, बेंगलुरु, होसूर, पुणे, गुड़गांव में स्थित है। ये निर्यात के कुछ केंद्र भी, इकाइयां भी स्थित है। निर्यात केंद्रीय इकाइयों को अपने उत्पाद का 50% घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है। जो भी संस्थाएं एक्सपोर्ट करती है वो उनमें उसमें से 50% देश में भी बेच सकती है और 50% आधा जो है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे कच्चे माल पर सरकार 100% छूट देती है। ठीक है, ग्रीन हाउस में जितनी भी चीजें हम उपयोग में लेते हैं, ठीक है, जो कच्चा माल है वो उपयोग में लेते हैं, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है, टैक्स फ्री रखती है ताकि वो चीज बढ़ सके। ठीक है, यदि सरकार को किसी चीज को बढ़ाना होता है तो उस पर टैक्स कम कर देती है, और यदि सरकार को किसी चीज को कम करना होता है तो उस पर टैक्स लगा देती है। ठीक है, जैसे मान लो अधिकतर जो चीजें है, चाहे शराब हो, चाहे आपका गुटखा हो, चाहे आपके ये सिगरेट हो, ठीक है, ये जो तंबाकू वाली चीजें हैं, नशे वाली जो चीजें हैं, उन पे सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है। ठीक है, 30% टैक्स, 36% टैक्स लगाती है। ठीक है, ऐसा क्यों करती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये लोगों द्वारा कम यूज की जाए। ठीक है, हालांकि हम ये कहते हैं कि इसको तो बंद ही कर देना चाहिए, तो उससे फिर सरकार के टैक्स में कमी आती है, टैक्स का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा 2019 की हम बात करते हैं, ठीक है, कब की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो अधिकतर हमारी इकोनॉमी चल रही थी ना, ठीक है, जो इकोनॉमी चल रही थी ना वो शराब से ही चल रही थी। किससे चल रही थी, शराब का काफी ज्यादा रोल था। ठीक है, तो लोग जो है लॉकडाउन में भी शराब पीना नहीं छोड़ रहे थे, शराब पे टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा था, तो वहां से जो है क्या आ रही थी, सरकार के पास इनकम आ रही थी, बाकी काम तो सब बंद हो गए थे। ठीक है, तो इनकम कहां से आएगी, फिर इनकम ऐसे क्षेत्रों से ही आती है। ठीक है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। इसलिए टैक्स नहीं हटा सकते या इन चीजों को बंद भी कर देते हैं ना, तो फिर सरकार के पास एक्चुअल में जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में पहले केजरीवाल जी ने क्या कर रखा था, शराब बैन कर रखी थी, बंद कर रखी थी, और बाद में फिर खुद ही बेचना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये होता है कि पहले जो है केजरीवाल जी ने ये दिखाया कि हाँ बहुत अच्छी जो है ये स्कीम है, लोगों का फायदा होगा, शराब बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में एहसास हुआ कि अरे यार शराब से तो मोटा पैसा आने वाला था, वो हमने बंद कर दिया, तो वापस लाइसेंस ले लिया, वापस से स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें होती है। ये सरकार जो है मुख्य रूप से पैसे कमाने के, क्योंकि देश भी तो चलाना है ना, पैसे जो है कमाना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी देश के लिए, बिना पैसों के देश चल नहीं सकता। ठीक है, तो वो बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर हैव बीन सिंप्लीफाई, इसको और भी जो है क्योंकि नियमों को जो कानून है इनको थोड़ा इजी कर दिया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। सिंगापुर सबसे निकटतम अंतर्राष्ट्रीय फूल निगामी केंद्र है जो भारतीय निर्यात को सहायता प्रदान करता है। सिंगापुर जैसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को सहायता प्रदान करते हैं। फूलों की खेती अनाज अन्य कृषि उत्पादों की तुलना में 25 से लेकर 30 गुना अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। बात समझ में आई? जब हम अनाज उगाते हैं या कृषि के कोई भी उत्पाद, चाहे सब्जियां उगा लो, चाहे और कोई उत्पाद उगा लो, उनसे बढ़िया मुनाफा यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं फूलों को, तो वहां पर आपको 25 से लेकर 30% वो गुना में अधिक क्या मिलता है, हमें मुनाफा मिलता है जब हम फूलों को एक्सपोर्ट करते हैं।
आई बात समझ में? तो ये चीज होती है, ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा मुनाफा है, तभी हम ये इन चीजों पर सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, यह बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसानों उद्यमियों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, लोग इसमें क्या करते हैं, एंट्री कर रहे हैं। भारत में सर्दियों के दौरान पर्याप्त धूप और अनुकूल ताप के कारण ग्रीन हाउस में फूल उत्पादन के लिए कृत्रिम प्रकाश ताप की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें किसी प्रकार की, क्योंकि हमारे पास धूप खूब है। ठीक है, प्रकाश खूब मिल रहा है और सर्दियों के टाइम पे इतना ज्यादा टेम्परेचर भी कम नहीं होता है कि फूल नहीं उगेंगे। ठीक है, तो जो होने वाली फसल है वो आसानी से यहाँ पर हो जाती है और यही फायदा है कि हमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो बचत ज्यादा होती है। ये चीज देखने को मिलती है। भारत सरकार ने फूलों की खेती के लिए विशेष अनुसंधान विकास हेतु उत्पाद विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किए हैं। कुछ विशेष क्षेत्र भी बनाए हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अनुसंधान और विकास कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एपेडा और जो कनाडा सरकार है, वो कर्नाटक सरकार है, उसने बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, नई दिल्ली में 4 मुख्य नीलामी केंद्र स्थापित किए हैं। यहाँ पर फ्लावर से संबंधित जो है आपके सेंटर स्थापित किए हैं। यहाँ पर जो है वहां पर क्या होता है, ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब समझते हो, नीलामी करना। मान लो आपके फूल है, आप यहाँ पर ले जाकर वहां पर बेच सकते हो फूलों को। ठीक है, एक तरह के मंडी के जैसा बना दिया गया है। इसके बाद में एपेडा ने भारतीय फूलों की खेती उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए नीदरलैंड व आलमसीर में एक विपणन केंद्र स्थापित किया है। बाहर के देशों में जो है वहां पर भी प्रयास था कि वहां पर ले जाकर अच्छे से बेच सके, एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, इसके लिए भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये फूलों का महत्व है और ये आपका आने वाला स्कोप है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होगी। फूलों का क्या महत्व है, ठीक है, फूलों का क्या महत्व है, जो आपके फ्लावर है उनका क्या महत्व होता है। साथ में हम ये कहते हैं कि आने वाला जो टाइम है उसमें क्या स्कोप है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है मुख्य रूप से। ठीक है, क्योंकि इसमें फूलों के इंपॉर्टेंस की, जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं उनके इंपॉर्टेंस की बात थी और साथ में इनका जो आने वाला स्कोप है उसकी बात थी। ठीक है, तो ये चर्चाएं हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ठीक है, खुशबू वाले जो प्लांट्स है उनकी हम बात करेंगे। उनकी बात फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो उस क्लास को हम आगे ही चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।